उत्तर प्रदेश में 60 साल के पिता के साथ बनी घटना। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे सूरजपुरा में अप्रैल की दोपहर आग उगल रही थी। आसमान से सूरज जैसे बरस रहा था, मानो जमीन को जलाकर राख कर देना चाहता हो। सड़क की डामर पिघलने को थी, हवा गर्म नहीं, बल्कि जलती हुई लग रही थी। ऐसे में सड़क किनारे एक बूढ़ा शरीर पसीने से भीगा हुआ कांपते हाथों से लकड़ी की ठेली धकेलता चला जा रहा था। ठेली पर बर्फ से भरा डिब्बा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ठंडी आइसक्रीम। विडम्बना देखिए, जिस उम्र में इंसान को साव चाहिए, आराम चाहिए, उसी उम्र में वह आदमी धूप में खड़ा था आइसक्रीम बेचते हुए। उस बुजुर्ग का नाम था हरिदत्त शर्मा, उम्र लगभग 60 साल। शहर की झुर्रियां उसके संघर्ष की कहानी सुना रही थी। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे रातों की जाग को बयान कर रहे थे, और कमर इतनी झुक चुकी थी कि लगता था आज जिंदगी ने उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया है। अप्रैल की गर्मी में पसीना हरिदत्त के माथे से बहकर आंखों में चला जाता, आंखें जलने लगती। लेकिन वह रोकता नहीं था, क्योंकि रोकना उसके लिए आराम नहीं, बल्कि भूख का न्योता था। लोग गुजरते, कोई एक नजर देखता, कोई दो, कोई कहता, इतनी गर्मी में भी मेहनत कर रहा है, भगवान भला करे। तो कोई तंज कस देता, इसके बेटे कहाँ है। और यही सवाल हरिदत्त के दिल को सबसे ज्यादा जलाता था। सूरज की गर्मी से ज्यादा तीखी थी यह बात की उसके दो बेटे होते हुए भी वह सड़क पर खड़ा था। हरिदत्त के दोनों बेटे पढ़े लिखे थे। बड़ा बेटा राघव शर्मा लखनऊ में नौकरी करता था। छोटा बेटा अमितेश नोएडा में किसी प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर था। दोनों की अपनी दुनिया थी, ऐसे कमरे, समय पर खाना, बच्चों की पढ़ाई और वीकेंड की प्लानिंग। लेकिन उस दुनिया में कहीं भी उनके पिता के लिए जगह नहीं बची थी। हरिदत्त को आज भी याद था वह दौर, जब उसने खुद धूप में जलकर अपने बेटों को छांव दी थी। खेत में हल चलाते चलाते उसके कंधे सील गए थे। रात को मजदूरी करके, दिन में काम करके उसने दोनों बेटों को पढ़ाया। उसकी पत्नी शांता देवी तब जिंदा थी। मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर वह कहा करती थी, आज दुख सह लेंगे, कल बेटे हमें सुख देंगे। लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया कि शांता देवी का सपना उनके साथ ही सीता में जल गया। पत्नी के जाने के बाद हरिदत्त का घर सूना हो गया। शुरू में दोनों बेटे आते जाते रहते। कुछ महीने तक पैसे भेज गए। फिर फोन कम होने लगे। बहू ये पहले जैसी नहीं रही। बातों में अपनापन नहीं। बोझ साफ झलकने लगा। एक दिन साफ कह दिया गया, बाबूजी, शहर में खर्च बहुत है, जगह भी कम है, आप गांव में ही रहिए, हम देख लेंगे। देख लेंगे का मतलब हरिदत्त अब समझ चुका था। मतलब आप अपने हाल खुद संभालिए। खेती पहले ही बिक चुकी थी। उम्र अब ऐसी नहीं थी कि मजदूरी कर पाता। पेट की आग ने उसे फिर से सड़क पर ला खड़ा किया। किसी ने सलाह दी, बाबा, गर्मी है, आइसक्रीम बेच लो, गुजारा हो जाएगा। उस रात हरिदत्त सो नहीं पाया था। आज जिस हाथ ने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए साइकिल चलाई थी, आज उसी हाथ से ठेली पकड़नी पड़ी। लेकिन भूख आत्मसम्मान से ज्यादा बेरहम होती है। अब हर दिन उसकी सुबह सूरज के साथ नहीं, सूरज से पहले शुरू होती थी। बर्फ लाने की जद्दोजहद, आइसक्रीम जमाने की भागदौड़, और फिर दोपहर की तपती सड़कों पर निकल पड़ना। आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम। उसकी आवाज अब उतनी बुलंद नहीं थी। वह पुकारता नहीं था, जैसे बस अपनी मजबूरी का ऐलान कर रहा हो। उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। पसीने से उसकी कमीज पूरी भीग चुकी थी। ठेली का हैंडल पकड़ते पकड़ते हथेलियां जल रही थी। तभी स्कूल से लौटते बच्चों ठेली के पास रुके। दादाजी, चॉकलेट वाली देना। हरिदत्त के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आ गई। बच्चों की हंसी उसे अपने अतीत में ले जाती थी।
जब राघव और अमितेश इसी तरह उसे लिपट कर आइसक्रीम मांगा करते थे। आइसक्रीम निकालते समय अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक समसमाती कार पर पड़ी। एसी चल रहा था, अंदर ठंडक होगी। यह सोचते ही उसके सीने में चुभन हुई। कार का शीशा नीचे हुआ और उस पल हरिदत्त की धड़कन तेज हो गई। कार में बैठा था राघव, उसका बड़ा बेटा। साफ कपड़े, काला चश्मा, हाथ में मोबाइल। राघव की नजर भी पिता पर पड़ी। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। पिता और बेटा, बीच में सिर्फ शीशा और सालों की दूरी। हरिदत्त के होंठ कांपे। राघव। लेकिन राघव ने नजरें फेर ली। शीशा चढ़ाया और ड्राइवर से कहा चलो। कार आगे बढ़ गई और पीछे रह गया एक पिता, धूप में जलता हुआ, आइसक्रीम की ठेली के साथ। बच्चों में से एक ने मासूमियत से पूछ लिया, दादाजी वो अंकल कौन थे? हरिदत्त ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, कोई नहीं बेटा, ऐसे ही जान पहचान का था। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बच्चे यह जाने कि आज सबसे बड़ा दुख क्या होता है, अपने ही बच्चों के सामने अजनबी बन जाना। आज शाम तक सूरज ढल गया। लेकिन हरिदत्त का शरीर तपता रहा। सिर सकरा रहा था। वह ठेली को एक नीम के पेड़ के नीचे लगाकर बैठ गया। पसीना अब भी बह रहा था, लेकिन आंखें सूखी थी। आंसू शायद कब के खत्म हो चुके थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, आज जिस उम्र में पिता को साव मिलनी चाहिए, उसी उम्र में धूप में खड़ा हूँ। और उस पल उसे साफ समझ आया, गलती हालत की नहीं थी, गलती गरीबी की भी नहीं थी, गलती उन बेटों की थी, जो होते हुए भी सहारा नहीं बन पाए। रात आने वाली थी और सवाल वही था, क्या कल फिर वही धूप, वही सड़क और वही बेबसी उसका इंतजार कर रही होगी? और नीम के पेड़ की छांव भी उस दिन हरिदत्त शर्मा को ठंडी नहीं लगी। सिर सकरा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा सा रहा था और सीने में एक अजीब सी जलन उठ रही थी। अप्रैल की गर्मी जैसे उसके भीतर तक उतर आई थी। उसने ठेले के पास बैठकर पानी की बोतल उठाई। लेकिन उसमें बस 2 घूंट पानी बसा था। उसी समय सड़क से गुजरते कुछ लोग रुक गए। बाबा, तबीयत ठीक है? हरिदत्त ने सिर हिलाकर हाँ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल वह ठेले के सहारे ढह गया। हंगामा मच गया। कोई साव करने लगा, कोई पानी लाया, तो किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। गर्मी से बेहाल उस बूढ़े शरीर को जब अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने बस इतना कहा, बहुत देर कर दी। शरीर जवाब दे चुका है। शाम होते होते खबर शहर तक पहुंच गई। लखनऊ में बैठे राघव के मोबाइल पर कॉल आई। अस्पताल का नाम सुनते ही उसके हाथ कांप गए। वह भागा भागा पहुंचा। लेकिन तब तक हरिदत्त की सांसें थम चुकी थी। सफेद चादर के नीचे पड़ा वह शरीर अब न ठंड से कांप रहा था और न गर्मी से जल रहा था। राघव ने कांपते हाथों से चादर हटाई। वही चेहरा, वही झुर्रियां। लेकिन अब आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। राघव फूट फूट कर रो पड़ा, बाबा, मैंने आपको पहचान कर भी अनदेखा क्यों किया? अमितेश भी नोएडा से पहुंचा। दोनों भाई पहली बार इतने करीब खड़े थे अपने पिता के मृत शरीर के पास। आसपास खड़े लोग फूस-फूसा रहे थे, 2 बेटे हैं, फिर भी बाप सड़क पर मर गया। ये शब्द सीता की आग से भी ज्यादा राघव और अमितेश को जला रहे थे। अंतिम संस्कार के वक्त हरिदत्त की जेब से एक मोड़ा तोड़ा कागज निकला। उसमें बस कुछ पंक्तियां लिखी थी, मेरे बच्चों से कोई शिकायत नहीं। शायद मैं ही बोझ बन गया था। भगवान उन्हें खुश रखे। यह पढ़ते ही दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पिता ने आखिरी सांस तक उन्हें माफ कर दिया, उसी पिता को उन्होंने जीते जी अपनाने से इनकार कर दिया था। सीता की आग शांत हो गई। लेकिन सवाल जलता रहा, जिस उम्र में पिता को सहारा मिलना चाहिए,
अगर उसी उम्र में वह सड़क पर दम तोड़ दे तो गलती हालत की नहीं होती, गलती उन बेटों की होती है जो होते हुए भी सहारा नहीं बन पाए। यह कहानी किसी एक हरिदत्त की नहीं है, यह उन हजारों बुजुर्गों की कहानी है जो हर दिन धूप में, ठंड में, अकेलेपन में अपने ही बच्चों का इंतजार करते करते टूट जाते हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।